हेलो एवरीवन, आज हम तीसरी कसम पर बात करेंगे। तीसरी कसम जिसका उपशीर्षक है मारे गए गुलफाम। तो इस कहानी में सबसे पहले हम जानेंगे कि वो दो कौन सी कस्में थी। पहली जो हीरामन ने खाई थी, उसके बाद ये तीसरी कसम जो कंपनी की औरत है वो जो उसके साथ मतलब जो भी टाइम उसने बिताया और जो जो जैसे जैसे हुआ उसके बाद जो अनुभव रहा, उसके बाद उसने जो तीसरी कसम खाई और इसी से इस कहानी का जो शीर्षक है वो तीसरी कसम पड़ा, उस पर हम बात करेंगे। हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो हम बात करेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कि हीरामन और हीराबाई में क्या अंतर संबंध है, कैसे दोनों की दुनिया अलग है और कैसे वो उसको 24 घंटे उसके साथ रहता है, तो कैसे मीता सखा ऐसे जो रिश्ते उसके साथ बन जाते हैं उसके, और किस प्रकार वो उसके साथ जो होता है कि मतलब इतने सालों से आज तक कभी किसी स्त्री के साथ ना इतना समझा नहीं उसको उसने, और मतलब हमेशा से अलग रहा है और कोई मतलब शादीशुदा भी नहीं है, इतनी उम्र हो गई। तो उसका कैसा अनुभव रहा और किस प्रकार वो जो है गाड़ीवान जो है टांगा इक्का से कितना लगाव है उसको, यहाँ तक कि वो शादी भी नहीं करेगा इस वजह से। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस कहानी में पढ़ने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों कस्में उसने जीवन यापन को नियंत्रित करने वाले निर्णय और संकल्प की तरह धारण किया। मतलब उसने जो दोनों कस्में खाई थी उसके माध्यम से वो यही चाहता था कि वो जो उसके साथ जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो और उसको नियंत्रित कर सके, उसको रोक सके। तो पहली चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, मतलब ये क्योंकि उसके पीछे ये विस्तार से भी मैं बताऊंगी कि घटना क्या हुई थी। मतलब वो पहले तो चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरा कि बांस लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। साफ साफ है ना। तो चोर बाजारी की लदनी पर क्या हुआ था कि पुलिस का छापा पड़ा था और वह अपने जो है गाड़ी वहीं पर छोड़कर और जैसे तैसे अपने बैलों को लेकर और अपनी प्राण बचाता हुआ भागा था, और इतना भागा था कि रात भर दम साध कर भागा था। और फिर जब घर पहुंचा तो 2 दिन तक तो वो बेहोश ही रहा था। उसका खुद मतलब बेसुध था, बिल्कुल पड़ा ही था, उसको कुछ होश हवास नहीं था। उसके बाद उसने बरसों क्या किया था, आधे दाम पर बैल हाँके थे। मतलब जिसकी बैलगाड़ी होती थी आधा पैसा वो लेता था और आधा हीरामन लेता था। ये पहली घटना, मतलब वो इस वजह से उसने क्या है कि चोर बाजारी का माल जो है वो नहीं ला देगा, ये वाली घटना उसके साथ हो गई थी। ठीक है। उसके बाद फिर जो है तंगी और तकलीफ के बरसों बाद जाके उसको जैसे उसने अपनी गाड़ी ली थी, फिर उसके बाद गाड़ी बनवाई। उसके समर्थ जुटाने के लिए बैलों को सर्कस कंपनी की गाड़ी में जोतने का प्रक्रम किया। मतलब फिर उसने क्या है उसको समर्थ मतलब इतना कि मतलब हाँ वो बैल ले ले और गाड़ी ले ले, इसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे में ये है कि बांस की लदी नहीं ला देगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो बांस जो होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, तो उसका आधा भाग तो बैक साइड होता है, आधा भाग फ्रंट साइड होता है, तो वो प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाता। इस वजह से क्या है वो बांस की लदी नहीं ला देगा। तो ये दोनों कस्में थी। अब तीसरी कसम जो है वो ये बताते हैं इसके माध्यम से, है ना, कि जनानी औरत को सवारी को हो, उससे अभी हम इसमें उस पर डिस्कस करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए उसको, है ना। जैसे हीराबाई है, एक मेले में दूसरे मेले तक लगभग 24 घंटे की यात्रा उसकी बैलगाड़ी में तय करती है। मतलब 24 घंटे तक दो क्या करते हैं कि जो हीरामन होता है अपनी जिम्मेदारी समझकर हीराबाई को प्रॉपर जहाँ उसको छोड़ना होता है वहाँ तक छोड़ता है। भले ही रास्ते में इतना अंधेरा आता है, सुनसान आता है, लेकिन उसका जो मन है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद सख्य और संगीत के संसार में कुल 24 घंटे, है ना। और उसके बाद इन 24 घंटों में हीरामन के साथ जो एकाकी संबंध भाव का अनुभव घटित होता है, उसकी वजह से 7 साल तक लगातार मेले की लदनी नादने के बावजूद कभी नौटंकी, थिएटर, बायोस्कोप, सिनेमा ना देखने वाले हीरामन और जो हीराबाई या लैला का नाम तक ना सुनने वाले जो हीरामन है का प्रवेश मेले में नौटंकी के काय पर संसार में मीरा जो हीराबाई के लिए एक
अभिभावक संरक्षक खास अपने आदमी के भाव से होता है। यानी कि जो ये है हीरामन, जिसने 7 साल तक क्या है कि कभी भी ना थिएटर का नाम, ना नौटंकी आदि का नाम सुना था, ना हीरामन, लैला, हीराबाई ऐसे ऐसे पात्रों के नाम सुने थे हीरामन ने। वो सिर्फ और सिर्फ हीराबाई की वजह से क्या होता है, इतने सालों बाद वो पहली बार नौटंकी कंपनी में जाता है और फिर हीराबाई कैसे उसका अपने जो लोग होते हैं उनसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और किस प्रकार वो जब तक उसके साथ रहता है उसका संरक्षक बन के रहता है। तो ये चीज़ें ही ना अपने आप में बहुत बड़ी हैं। ठीक है, हीरामन जो है उसको लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगा। हीरामन के लिए सारा एक रहस्यमय संसार है, जहां पहुंचकर वे अपने ही विस्मय और रहस्य के भावलोक में उछलता फंसता उपशीर्षक मारे गए गुलफाम के तर्ज पर मारा जाता है। यानी वास्तव में कि मतलब वो असल में जो उसके सिद्धांत थे वो बिल्कुल धरे के धरे रह गए थे। जो उसने कस्में वगैरह खाई थी, जिन चीज़ों से वो बिल्कुल दूर भागता था, असल में उसके साथ वही हुआ है ना। कंपनी की औरत और मतलब इनको लेकर ना उसके मन में बहुत सारी अलग अलग तरह तरह की पूर्व धारणाएं थी जो उसने ऐसे किस्से कहानियों में सुने थे। तो इसी वजह से ना मारे गए गुलफाम इसका उपशीर्षक पड़ा था। तो मेले में पहुंचने के बाद जो है 2 घटना स्थल है ना। एक उन लोगों का दुनिया है जो गाड़ी मतलब इक्के लेकर आते हैं और फिर वहाँ पे सबके गाड़ी इकट्ठे होते हैं, और वहीं पे अंदर का जो शो चल रहा था वो, तो उस पर क्या बात की गई है, उस पर कहा गया है एक जो होती है दुनिया वो होती है गाड़ी वानों का बासा, और दूसरा काइब घर जो होता है जहाँ नौटंकी का मंच और सभागार है। दोनों एक दूसरे से अलग 2 संसार हैं। धुनीराम से जो है कहानी में कहलवाया भी था। क्या कहलवाया था ये देखिए, गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे जो गाड़ीवान है ना, तो मतलब कोई कैसे गाड़ी और अपने बैलों को छोड़कर नौटंकी देख सकता है, कोई गाड़ीवान मेले में, है ना। उसके बाद लेकिन फिर भी हीराबाई के आकर्षण की डोर में खींचे हुए गाड़ीवानों का प्रवेश हीराबाई के दिलवाए हुए और हीरामन के सौजन्य से मिले हुए पास की प्रतिष्ठा और उसकी वजह से अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन गाड़ीवान लोग बार बार तरह तरह से जताते हैं। कहने का मतलब है कि हीराबाई जो है उसने उन लोगों को पास दिलवा दिया था, और वो पास एक तो हीराबाई की और अट्रैक्ट हो गए ये लोग, कितनी सुंदर है और कैसे क्या होगा वो कौतूहल था उनके मन में। और दूसरा हीरामन जो था, क्योंकि हीराबाई के साथ इतना अच्छा बर्ताव करता हुआ उसको यहाँ तक पहुँचाया, तो हीरामन जो था उसका फ्रेंड बन चुका था हीराबाई का, जिससे हीरामन के जो फ्रेंड्स थे उनका भी फ़ायदा हुआ। इसी वजह से हीरामन को के सौजन्य लिखा हुआ है। सौजन्य मतलब स्पॉन्सर, है ना। तो वहाँ पे स्पॉन्सर का मतलब है कि उसके फ्रेंड्स का फ़ायदा हीरामन की वजह से हुआ था, है ना। हीरामन ने अच्छा बर्ताव किया था हीराबाई के साथ, और इसी वजह से हीराबाई ने उनको उसके सारे फ्रेंड्स को दिलवा दिया था पास। ठीक है, और उसी अनुकंपा के लिए कृतज्ञता से वे हीरामन की अगुवाई में हीराबाई के सम्मान की रक्षा के लिए लटपट बोलने वालों के साथ मारपीट भी करते हैं। मतलब ऐसा होता है क्योंकि इनके लिए बिल्कुल अलग दुनिया होती है। तो नौटंकी में ये बहुत आम सी बात है कि मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है तो थोड़े से लुचे लफंगे होते हैं, वो बोलते हैं उल्टा सीधा। तो ये लोग ना बिल्कुल उसके बॉडी गार्ड की तरह बिहेव कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो उसको ऐसे से बोल रहे हैं, तो उन लोगों ने उनको मारा पीटा। तो वहाँ के जो लोग थे नौटंकी के, वो लोग सोचने लगे हीराबाई जो है वो अपने साथ आदमी लेकर आई है हट्टे कट्टे, क्योंकि हीराबाई एक मेले से दूसरे मेले में चुपके से आई थी यहाँ पर, और ये मेला ख़त्म होने के बाद फिर वापस वही मेले में चली जाती है ना। तो ये ऐसा ही होता है यहाँ उस दुनिया में। और क्या बोलते हैं, फिर ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं कि वाले, और नौजवान से थे, तो लोगों को लगने लगता है कि उसके हीराबाई ना अलग से आदमी लेकर आई है। ठीक है, और खानापूसी लोगों में होने लगती है। मेले में पहुंचकर साथी गाड़वानों को हीरामन जैसे ही बताता है कि उसकी गाड़ी में कंपनी की औरत है, वैसे ही सब अचरज में एक दूसरे को देखकर एक साथ सटकदम हो जाते हैं। मतलब जब उस टाइम की बात है जब हीरामन उसको मतलब पहुंचा देता है यहाँ पर प्रॉपर, और उसके बाद जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है, गाड़ी खड़ी करता है, तो फिर जब उन्हें बताता है, क्योंकि उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, एकदम सटपट हो जाते हैं सब।
और अभी देखना आपको पता चलेगा किस प्रकार जो गांवों में होता है, और काम वालों के लिए, ये नौटंकी वालों के लिए सम्मान की दृष्टि से उन्हें नहीं देखा जाता। इसके बाद पूरे दिन तक नौटंकी के मायालोक और कंपनी की औरत के जादू में फंसा डूबता उतरता जो है अकेला हीरामन नहीं, उसकी समूची मित्र मंडली, यानी कि जो उन्होंने देखा और उस पूरे उसका जो वो मायालोक थी, वो उनके लिए वो पूरी दुनिया अलग थी। तो पूरे दिन तक वो लोग उसी माया जाल में डूबे रहे। और सिर्फ हीरामन ही नहीं, उसके फ्रेंड्स भी गए थे। उसके फ्रेंड्स में जैसे लालमन मोहर हो गया, धुनीराम हो गया, पलटदास हो गया और खुद हीरामन, है ना। तो ये सारे लोग थे। पांचवा जो था वो था लाल मोहर का सेवक लहसनवा, यानी कि टोटल कितने हो गए, लाल मोहर, धुनीराम, पलटदास, हीरामन और लहसनवा। ठीक है, तो तीनों चारों का अनुभव इस एक बात पर अवश्य समान है कि इसमें से कोई भी अपने नौटंकी देखने की खबर को गांव तक नहीं पहुंचाना चाहता, है ना, या पहुंचने देना चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर किसी को ये बात पता चल गई तो इन लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। इसके लिए सब मिलकर कसम भी खाते हैं। पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में इस बात, मतलब ये जो बात है, एक पंछी भी नहीं जान पाए। ठीक है, नौटंकी देखना उस दुनिया में एक दुष्कर्म अतः वर्जित है। लेकिन इस एक समानता के अलावा तीनों चारों के लिए नौटंकी देखने का अनुभव अलग अलग तरह से दर्ज किया गया है इस कहानी में। ठीक है, भले सबके एक्सपीरियंस अलग अलग रहे हों। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, सबका अपना अपना मनोस्थिति हो सकता है। लेकिन एट द एंड सबका मिल मिला के यही है कि कोई भी नहीं चाहता कि गांव में ये बात ना खबर पता चले कि हाँ, इन लोगों ने जो है, ये 5 लोगों ने नौटंकी देखी थी। उसके बाद जो है उसमें दिखाया गया है कि हीरामन के लिए जो 24 घंटे की यात्रा थी एकदम अद्भुत अपूर्व थी। मतलब इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था ऐसा, पूरी सपनों की दुनिया थी। उसके द्वारा जो है सिहरन कंपन के कगार पर टिकी हुई उसकी अतिशय जागृत संवेदनाएं प्रतिक्षण उसके भीतर अपनी ही अपरिचित अनुभूतियों का रहस्य लोग खोलती रहती हैं। मतलब जो हीरामन होता है वो जैसे कोई होता है, वो जिसने जो कभी पहले इतनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी, उसने हमेशा स्त्रियों से दूर रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी उत्सुकता है तो बहुत ज़्यादा उसको डर भी है, घबराहट भी है, और मल्टीपल्स इमोशंस, ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब पूरे एक ऐसे दुनिया की ओर उसको ले जाता है जहाँ पे उसने अलग अलग तरह तरह की बनावटी कहानियाँ सुनी थी, और वो सब आज ना एकदम ऐसे सच होती नज़र आ रही हैं उसके लिए। तो उसको खुद भी अपने मतलब इमोशंस जो हैं वो मल्टीपल इमोशंस उसके दिमाग में चल रहे हैं, है ना। इन अजूबा अनुभवों को वह उसी रहस्यमय भाषा में महसूस भी करता है। कभी यह आशंका कि कहीं डाकिनी पिशाचिन तो नहीं है ना, इतनी खूबसूरत, क्योंकि उसने इसका ऐसे डकनी पिशाचिन वगैरह के बारे में सुन रखा था, तो मन मन में ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे थे उसके। कभी यह विस्मय की औरत है या चंपा की, जो चंपा की खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही थी उसमें, चंपा का फूल है या औरत, या फिर यह चंपा अरे बाप ई तो परी है। मतलब इतनी खूबसूरत थी कि बिल्कुल परी जैसा। सब कुछ रहस्यमय अजगुत लगता है। उसके मन पल पल में बदलते रहते हैं, है ना। कभी उसको लगता है उसकी गाड़ी में देवकुल की जो है औरत सवार हो गई है, फिर हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। तो मतलब अचंभा ही होता रहता है उसको, यही सब मतलब उसके मन में मल्टीपल गाड़ी हाँकता रहता है और ये सब इमोशंस चलते रहते हैं, सवाल उठते रहते हैं उसके मन में। ठीक है, निश्चलता के बोरे के तरह उसकी हंसी का चित्र खींचा गया है। परख के साथ दिए गए ब्यौरे बताते हैं कि वह अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवा, मतलब ये जो हीरामन है ना, उसका हृदय बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल निश्चल, जैसे एक बच्चे का होता है, मतलब बिल्कुल मासूम सा। मतलब उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई जो हवस नहीं है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत देख ली, इतने साल हो गए, इतना बुजुर्ग सा हो गया है।
उसकी शादी नहीं हुई तो ऐसी कोई हवस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे गुण तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो शराब नशा कुछ नहीं करता, बहुत शरीफ है। और उसी का बारे में उसको बताया गया, उसकी जो हंसी है बिल्कुल मासूम है ना। तो उसकी दुनिया बिल्कुल ना हीराबाई से बिल्कुल अलग है। और उसमें ये बताते हैं कि कैसे बैलों के सिवा दुनिया में उसे किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उसकी गाड़ी और उसके बैल उसके लिए सब कुछ है। ठीक है। बचपन में ही गौने के पहले दुल्हन के मर जाने के बाद से अविवाहित और 5-7 साल की कुंवारी ब्याहने की अपेक्षा वो अविवाहित रहना ही उसे बेहतर लगता है। मतलब हीरामन क्या करता है, उसकी शादी होती है लेकिन तब होती है जब बचपन में होती है ना। और उस टाइम क्या होता है कि गौने दुल्हन ना इसके घर आती उससे पहले क्या होती है, जो वो है मर जाती है। तो तब से क्या है, उसने दोबारा शादी की ही नहीं, है ना। 5-7 साल की कुंवारी बहनें, मतलब वो नहीं चाहता कि किसी कम उम्र की छोटी सी बच्ची से दोबारा उसका ब्याह हो। उसके बाद से फिर उसे अपने बैलों और गाड़ी से ही लगाव हो गया। इसके अलावा ब्याह करके गाड़ीवानी क्या करेगा कोई, है ना। मतलब अगर शादी हो जाएगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर उसमें गाड़ी वानी एक कौन हाँकेगा। और वो चाहता है अगर ये सब छूट जाएगा और तो मतलब ऐसा असंभव ही नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी वानी छोड़ेगा ही नहीं वो। और शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए गाड़ी वानी, है ना। दुनियादारी से अछूते यायावर जीवन में अपने हीरा बाई का नाम भी उसके पहले नहीं सुना। नौटंकी कंपनी की औरत को एक बाई जी नहीं समझता। अपनी तरह से होशियार भी है, सतर्क भी है, जो रास्ता चलते अन्य गाड़ी वालों को गंतव्य के नाम पर अलग अलग गांव बताकर चकमा देते हीराबाई को उसकी नज़रों से बचाता निकालता ले जाता है। अपनी चतुराई पर खुद ही हंसता है। उसकी होशियारी, चतुराई, सतर्कता सब उसकी निश्चलता के नाम है। यानी कि जब उसको पता चलता है कि इसमें हीराबाई है और क्या बोलते हैं, वो चुपके से एक मेले से दूसरे मेले जा रही है और किसी को अगर पता चल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस वजह से वो क्या करता है, वो चुपके से ना कुर्सी निकाल दे बाहर। हीरामन उसको सबकी नज़रों से बचाता हुआ आता है और उसके बाद फिर अपनी ही होशियारी पर हंसता है। ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हम हीराबाई के व्यवहार की बात करें तो भले ही वो कंपनी की औरत थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन से उनके बारे में उनकी तारीफ़ करते हुए बताया गया है कि वो एक आत्मनिर्भर औरत थी और उसमें ना उसके व्यवहार में बहुत खुलापन था। और आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति ही उसमें देखने को मिलती है जब वो क्या बोलते हैं, बड़ी सहजता से हीरामन से बातें करती है। एक अपरिचित गाड़ीवान तक सहज आत्मीयता का जो है अपनापन जो है हमें उसके साथ बनाती है। वो अपनापन उसका देखने को मिलता है हमें, है ना। और वो बड़े आत्मविश्वास से उससे बातें करती है। वो उसका आत्मविश्वास बोलता नज़र आता है उन जो उसके साथ जितने भी संवाद होता है। और उसके जैसी कोई स्त्री हीरामन ने आज तक पहले कभी देखी ही नहीं थी। और मेले में पहुंचकर जब उसकी मित्र मंडली होती है हीराबाई की, और उन लोगों से हीरामन का जो परिचय करवाती है वो बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है। और उन्हें टिकट भी दिलवाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरामन नौटंकी का पास लेने जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभिमान में वह सोचता है कि कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना, है ना। चिन्हेगी भी नहीं, लेकिन मतलब पहचानेगी भी नहीं। लेकिन नौटंकी कंपनी के जो ऐलान से फैली सनसनी ऐलान में हीराबाई की जय जयकार से जागी पुलक और नगाड़े के साथ हर दिल के नगाड़ जो है हो जाने यानी कि उत्तेजना उसे पास लेने के लिए भेजती है। मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है, उत्सुकता जागती है और नौटंकी दिखाने ले जाती है। उसके मन की जो उत्सुकता वो उसे नौटंकी दिखाने ले जाती है। हीराबाई की खास बात यह है कि वे कंपनी की औरत होने के बावजूद उस दुनिया को भी उसके समान जो हीरामन है को भी छीनती है। मतलब हीराबाई जो होती है भले ही बहुत मतलब हीरामन जैसे जो लोग हैं उसके लिए छोटे हों या फिर उससे बिल्कुल अलग हों, उसके बाद भी ना
क्या बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो हाँ ठीक है उसने उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, अब हीराबाई उसको पहचानेगी, नहीं नहीं, बल्कि हीराबाई उसको अपने लोगों से मिलवाती भी है और हीरामन को चिन्हवाती, मतलब उसको पहचानती है, उनको मुलाकात भी करवाती है और हीरामन का जो है टिकट भी दिलवाती है। इस तरह जो है हीरामन का अभिमान जो होता है, ईगो जो आ जाता है आड़े, वो मिट जाता है। और हीरामन की थैली जो है एक, मतलब जब हम बाद में आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हीरामन की थैली हीराबाई के पास अमानत रखी गई है। मतलब जो हीरामन होता है वो अपने, क्योंकि वहाँ मेले में खो सकने का डर होता है तो वो हीराबाई के पास अपने पैसे रख देता है। तो रेणु के सामान्य साधारण से प्रतीत जो होते हुए विवरणों में भी एक प्रतीकात्मक परत छिपी रहती है, हमें यहाँ उससे देखने को मिलता है। कैसे? बक्से के ऊपर कपड़े का जो है खोल और भीतर झलमल रेशमी जो अस्तर है जिसमें काले कपड़ों की थैली बंद कर दी गई है। खोल और अस्तर के बीच में बक्सा चमड़े का है। मेले में किस्म किस्म के पॉकेट जो मार होते हैं आते रहते हैं। संगी साथियों का भी क्या भरोसा, इस दुनिया में हीराबाई हीरामन के संरक्षिका है। मतलब जब वो नौटंकी जहाँ पे साधारण दुनिया में थी वहाँ पे क्या है कि हीरामन उसका संरक्षक था, उसका बॉडीगार्ड था। वहीं पे जब नौटंकी कंपनी में हीरामन आता है तो हीराबाई उसकी बॉडीगार्ड बन जाती है और हीरामन की जो पैसे होते हैं उसके बक्से में बंद है। यानी हीराबाई जो होती है हीरामन के पैसे सेफली अपने बैग में डाल देती है, लेकिन इसके बक्से को ढोने वाला कोई और है जो बक्सा ढोने के बावजूद या इसी वजह से मालिकाना व्यवहार करता भी दिखाई देता है। यानी कि जो हीरामन जिस दुनिया से आई है वहाँ पे छोटे मोटे काम लोगों के करने के लिए जो होते हैं लोग होते हैं, तो वो जो होते हैं वो असल में क्या करते हैं, बिल्कुल मालिकाना हक सा जताते, क्योंकि हीरा जो बाई है वो एक कलाकार है और बाकी चीज़ें मैनेज करने के लिए उनकी टीम होती है। तो उसमें से ही एक व्यक्ति जो अपना जो है मालिकाना हक दिखाता है। मेले में 10 दिन नौटंकी के नशे में बिताकर एक जो वह फैसला कर चुका है आज वह हीराबाई से मिलकर रहेगा। हर रात किसी न किसी से मुंह से सुनता है कि वह हीराबाई डैश है, मतलब ठीक है, और कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। जो राजा को भी लोग पीठ पीछे, मतलब वो अपने मन में अपने ही जो विचार, मतलब वो चीज़ें देखता है तो अपने ही मन में अपने आप को करता है कि हाँ मतलब ये लोग गलत बोल रहे होंगे, क्योंकि राजा को भी तो लोग पीठ पीछे गालियाँ देते हैं। और हीराबाई से आज मिलकर उसे कहना है नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। मतलब वो इतना निश्चल, इतना मासूम हृदय का है कि वो पहले इस दुनिया में आया ही नहीं, तो वो कहता है कि वो बोलेगा कि हीराबाई ना मतलब इसमें काम ना करा करे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, है ना। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं करती, है ना, कि वहाँ सर्कस कंपनी में काम कर लो, इससे अच्छा तो नौटंकी कंपनी से सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब जलता है उस समय, मतलब जैसे उसके साथ ना एक ऐसा आत्मीय संबंध सा बन जाता है कि मतलब थोड़ा सा औरत और आदमी में अट्रैक्शन वाला, तो वो नहीं चाहता कि जो हीराबाई है वो सबके सामने नाचे, ठीक है, उसको बुरा लगता है। सर्कस कंपनी में बाघ को नचाएगी, बाघ के पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। मतलब वो कहता है नौटंकी कंपनी से तो अच्छा है कि सर्कस कंपनी में चली जाए, सर्कस कंपनी में वो बाघों के नचाएगी और बाघ उसके साथ रहेगा, तो किसी की हिम्मत थोड़ी ना है कि हीराबाई के पास जाए, है ना, क्योंकि जो बाघ है वो उसको सुरक्षित रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ कह सकने के पहले ही उसी क्षण से यह सूचना मिलती है कि जो हीराबाई है वो जा रही है। स्टेशन पर इसका जो स्टेशन है उस पर इंतज़ार कर रही है। स्टेशन पर विदा का यह क्षण कथा का मर्म बिंदु है। मतलब कहानी जो है उनकी आखिरी मुलाकात होती है, ये एक दूसरे को काटती मिलती अनेक भाव छायाएं और अर्थ तरंगे इस एक क्षण में एकाग्र होती हैं। बक्सा ढोने वाला आदमी बाबू साहब जो है बना मालिकाना अंदाज में कुलियों का हुक्म दे रहा है। यानी कि जो हीराबाई है उसके साथ जो उनके अरेंजमेंट वाले, मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उसमें से एक ही जो उसके आने जाने का ये सब सारा मैनेज करता है, देखता है, वो जो है बिल्कुल मालिकाना हक उस पर
जता रहा है वो देखा जा रहा है इसमें, है ना। लेकिन हीरामन की थैली अब उस बक्से में नहीं है, यानी बक्सा जो है उठाया इधर उधर रखा जा रहा है, लेकिन उसमें नहीं है उसका थैली। हीराबाई चूड़ियों की देह की तरह गरम थैली को जो है कुर्ते के अंदर से निकालकर हीरामन को वापस देती है। मतलब हीराबाई जो होती है वो पैसों की थैली अपने पास रखती है और जाने से पहले हीरामन को वापस देती है, मानो हीरामन की कुल यह अमानत उसके पास हो, है ना। और अमानत ही थी हीरामन की। वो बताते हैं कि लौटकर वह मथुरा मोहन कंपनी जा रही है। मतलब उसको पता चलता है लोगों से कि जो मथुरा मोहन कंपनी से जहाँ से वो आई थी वापस वहाँ जा रही है, अपने देश जा रही है। वह फिर एक बार उसके कंधे पर हाथ रखती है, उसे गरम चादर स्नेह की ऊष्मा का आच्छादन खरीदने के लिए पैसा देना चाहती है। मतलब क्या होता है कि मतलब जिस बहुत प्यार से जिस हिसाब से वो छूती है वो स्नेह वो कोमलता मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखाया गया है बेसिकली इसमें। आप समझ सकते हो कि अनमैरिड इंसान है जो बिल्कुल स्त्रियों से दूर रहा है, उसको पहली बार ऐसे 1 या 2 बार जैसे जिसको वो खुद भी बहुत चाहता है वो उसको छुएगी तो कैसे इमोशंस आते हैं वो दिखाया गया है इसमें। पैसे का जो प्रसंग होता है पहले भी दोनों के बीच आ चुका है। मेले में पहुंचकर खाना ले आने का प्रसंग और भाड़ा दक्षिणा का प्रसंग, मतलब जो पैसा वाला प्रसंग है वो पहले भी आया था कि मतलब ये लो, हीराबाई पैसे देती है कि लो ले आओ, वहीं पे उसने उसको वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, उस चीज़ के लिए पैसे उसको किराया भाड़ा देने का। तो कहानी में हर बार हीरामन का असहज प्रतिक्रिया को दर्ज किया गया। मतलब वो हीरामन जो है वो नहीं चाहता कि हीराबाई से वो पैसे ले, लेकिन यही वह पहली बार खुलकर हीराबाई के सामने अपनी अप्रसन्नता जाहिर करता है। मतलब पहले तो उसमें इतना नहीं बोल पाता, लेकिन इस वाले आखिरी वाले उनकी जो मुलाकात होती है वो मतलब अप्रसन्नता दिखा देता है। वो कहता है हर दम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर, ऐसे वो बोलता है। उसके इस कथन में दोनों संसार आमने सामने अपने लगाव में परिभाषित से प्रतीत होते हैं, एक और रुपया पैसा, दूसरी और निश्चल संवेदनशीलता। मतलब जो है हीराबाई की जो दुनिया है वहाँ रुपया पैसा ही चलता है, वहीं जो हीरामन है उसकी दुनिया में रुपये पैसे से ज़्यादा जो कीमत होती है वो निश्चलता की होती है, निष्कपट की होती है, संवेदनाओं की होती है, इमोशंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन बात इतनी सपाट और आसान नहीं है। हीराबाई सर्कस कंपनी वाली की तरह शुद्ध कंपनी की औरत नहीं, कलाकार है। मतलब वो आम जो स्त्रियाँ होती हैं वैसी नहीं है, बल्कि वो कलाकार है, उसका तो काम ही वही है, इसलिए वो ऐसा करती है। मतलब आज इस पुरुष से मिली, कल उस पुरुष से, वो एक कलाकार है, वो सिर्फ औरत नहीं है, ठीक है। तो उस भाव को भी यहाँ पे हमें समझना होगा। हीराबाई में वह अनुभव संकुल क्षण उमड़ आता है जिसे शास्त्र की भाषा में भाव सबलता कहा जा सकता है। प्रथम क्षण में वह हीरामन को गौर से देखती और कहती है, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया। गुरुजी वो हीरामन को कहती है और उसका गला भर आता है। मतलब हीराबाई को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हीरामन से मिलकर, ठीक है। और क्या फिर हम देखते हैं निर्णय हीराबाई का है और कसम हीरामन का, ये सब हमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है कि जो हीराबाई ने तो उससे पूछा कि बनैले मेले में आओगे, मतलब जब जाने से पहले एट द एंड वो पूछ लेती है कि मतलब बनैले मेले जो है वो लगेगा तो क्या वहाँ पे आओगे। लेकिन पोख्ता कलेजे वाले जो हीरामन ने, क्योंकि इस बार उसका दिल टूट गया है ना, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली उससे टच हो चुका था वो, तो उसका दिल टूट जाता है, जिससे वो तीसरी कसम खा लेता है। एक बार फिर दुनियादारी से अछूते निश्चल यायावर जो प्रकृति के हीरामन था, जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। यानी उसका जो यायावर जीवन था, निश्चल जीवन था और दुनियादारी से उसे कोई वास्ता नहीं, ऐसा उसका जो जीवन शैली थी, वो वापस उसी जीवन शैली को अपना लेता है। और क्या करता है, यह उसकी पिछली 2 कस्मों में अभिव्यक्त व्यक्तित्व का ही तीसरा विस्तार है ना। यह निर्णय
में पीड़ा खालीपन है, लेकिन उस अपनी पीड़ा को गीत बनाना उसे आता है। कहानी के अंत में वो गुनगुनाता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम के अनुभव के साथ, और बावजूद अब यह भी उसका गीत है। यानी कि इसमें जो लेखक है वो यही कहना चाहता है कि मतलब इस बार फिर उसका हृदय टूटा और उससे उसने सीख ली और उसने कसम खा ली कि वापस जैसा यायावर जीवन और बिंदास रहना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वैलो से स्नेह करना, यही उसका लाइफस्टाइल था और वो वही इस लाइफस्टाइल अपनाएगा। क्यों और क्या बोलते हैं, वो तीसरी कसम खा लेता है और फिर गुनगुनाता वो चल देता है कि अजी हाँ मारे गए गुलफाम, और इसे एक साथ ही कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, छोटे छोटे कहानी में जो प्रसंग आए हैं उनमें उठाइए और उसी हिसाब से उसका मूल्यांकन कीजिए, और यही मूल्यांकन होता है। और इस चैप्टर से सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ग्राम संवेदना, दूसरा मूल्यांकन, और एक्स्ट्रा आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले 4 सालों के मैंने क्वेश्चन उठाकर देख लिए और इसमें मुझे सिर्फ यही 2 क्वेश्चन दिखे थे। उसके बाद बाकी जो एक व्याख्या तो इस चैप्टर से आएगी ही आएगी, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।